उन्नति कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता पर, पहला पार्ट था जो इसका। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और कमेंट करें और उसे शेयर करें। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो जब कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था तो उसका इतिहास बताया था, क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं होती है उसके बारे में अच्छी प्रकार समझाया था। दूसरा मैंने लास्ट में बताया था कि इसका जो उत्तरी स्थल कौन सा था, जैसे मांडा था, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, दक्षिणी स्थल दाइमाबाद था, पश्चिमी स्थल था इसका सुतकांगड़ू जो बलूचिस्तान प्रांत में। कौन सा उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, दक्षिणी स्थल, कौन कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे, वो सारी चीज हमने कल की वीडियो में पढ़ी थी। तो आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है इसके स्थल, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ेंगे आज हम इसके। तो सबसे पहले स्थल मैंने आपको बताया था, इसके स्थल मिले हमें 3 देशों से मिले हैं। कितने देशों से मिले बच्चों स्थल इसके? हमको स्थल इसके 3 देशों से मिले हैं। सबसे फर्स्ट में मिले हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इसके 2 स्थल मिले हैं, सुतकांगुडोर और मुंडीकाक। सुतकांगुडोर और मुंडीकाक, ये 2 स्थल हमें मिले हैं। कहां से? अफगानिस्तान से मिले बच्चों, सुतकांगुडोर और मुंडीकाक में से। इतना ही पढ़ना कि जो हमको अफगानिस्तान, वर्तमान का जो अफगानिस्तान है, वहां से हमें 2 स्थल मिले हैं इसके, सुतकांगुडोर और मुंडीकाक। नंबर 2 पे आता है हमारा भारत, पाकिस्तान लिख लेते हैं। नंबर 2 पे पाकिस्तान। पाकिस्तान से इसके स्थल मिले 500 से 600 के लगभग, जिनमें हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बहुत सारे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उसके बारे में फिर विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे हम। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है इसका। उसके बाद में मैं आपको बोलूं चांदूहेड़ा, चांदूहोड़, ये कुछ स्थल इसके हमें मिले हैं। नंबर 3 पे हमें मिले भारत से इसके 900 प्लस स्थल मिले हैं और सबसे ज्यादा मिले गुजरात से। सबसे ज्यादा बच्चों कहां से मिले हमें? गुजरात से। सबसे ज्यादा स्थल कहां से मिले बच्चों हमें? इसके गुजरात से मिले हैं इसके। बच्चों यहाँ में जो सुतकांगुडोर में अफगानिस्तान से सुतुगोई जो स्थल है, सुतुगोई स्थल मिला है हमें अफगानिस्तान से। सुतकांगुडोर हमें पाकिस्तान से मिला बच्चों, सुतकांगुडोर बच्चों पाकिस्तान से मिला है। तो भारत से मिले हमें 900 से ज्यादा स्थल। सबसे ज्यादा स्थल मिले बच्चों इसमें हमें गुजरात से मिले। तो हम अफगानिस्तान के जो 2 स्थल है, सुतगोई और मुंडीकाक, इनके बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि पाकिस्तान से जो जो स्थल मिले, जैसे हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, चांदूहोड़ा मिला है, सुतकांगुडोर मिला है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और हम जो भारत के जो मेन स्थल है, जो भारत की जो मेन साइट है, उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के स्थलों के बारे में। मैंने आपको अभी बताया था बच्चों कि भारत में इसके सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में इसके खोजे गए हैं। दूसरे मैंने बताया भी था, उत्तरी स्थल मांडा है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो चिनाब नदी के किनारे है। पंजाब में रोपड़ और संगूल मिला, रोपड़ इसका जो प्रमुख बंदरगाह भी था वो था। उसके बाद में हरियाणा में बनावली है, भारत में हरियाणा में बनावली, हरियाणा में बनावली, जहां से हमें बैलगाड़ी मिली है। हरियाणा में बनावली है जहां से हमें बैलगाड़ी मिली है। मिट्टी का हल मिला है यहां से हमें, मिट्टी का हल। ये जो 2 प्रश्न है, मिट्टी का हल और बैलगाड़ी, हमें जो हरियाणा के बनावली से मिली है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एचएससी ग्रुप डी में 2 स्थल के। हरियाणा में कौन से स्थल मिले हमें? इसके बनावली, बैलगाड़ी, और बनावली से मिले हमें बैलगाड़ी और मिट्टी का हल। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में हमें जो दूसरा स्थान है राखीगढ़ी, जो हमारे हिसार में है। राखीगढ़ी जो हमारे हिसार में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है, भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा बच्चों? राखीगढ़ी है। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका राखीगढ़ी, जो कि हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा के। यहाँ पे एक हमारा भारत मतलब बोल सकते विश्व लेवल का संग्रहालय बन रहा है। संग्रहालय मतलब क्या है? यहाँ पे राखीगढ़ी में मतलब जो भी हरियाणा से नहीं, पूरे भारत से जो भी चीजें इसकी मिली हमें, सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले, सारे के सारे अवशेष हमें जो संग्रहालय बन रहा है उसमें संरक्षित किए जाएंगे। और राखीगढ़ी में प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में खुदाई का काम यहाँ से चल रहा है। उसके अलावा नंबर 3 पर राखीगढ़ी है, बनावली है। उसके बाद में अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो भगवानपुर है,
भगवानपुर है जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। नंबर 4 में दौलताबाद है, जहां तक चूड़ियां मिली हैं। तो ये कुछ स्थल है हरियाणा के। हरियाणा के बनावली है, जहाँ पे बैलगाड़ी मिट्टी का हल मिला, राखीगढ़ी हिसार भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है भगवानपुर है, जो हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दौलताबाद हमारा गुरुग्राम में पड़ता है। तो दौलताबाद से हमें मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं यहाँ से, दौलताबाद से। तो भगवानपुर है कुरुक्षेत्र। तो ये सारी चीजें हमें हरियाणा से मिली है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमें उसके जो और भी ज्यादा सबसे ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, इसके गुजरात से। तो हम पढ़ेंगे गुजरात के स्थलों के बारे में कि गुजरात के स्थल बारे में और किस किस चीज के लिए वो हमारे प्रसिद्ध थे। तो पढ़ते हैं बच्चों गुजरात के स्थल के बारे में। तो गुजरात के स्थलों के बारे में अगर मैं पढ़ूं, सबसे पहले था लोथल। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये सिंधुघाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह बोले तो पोर्ट, जहां से व्यापार करते थे दूसरे सभ्यताओं के साथ में, या बोल सकते हैं दूसरे देशों के साथ में या दूसरी सभ्यताओं के साथ में विकास कर वो व्यापार करते थे, वो था हमारा लोथल। लोथल पड़ता हमारा कहाँ पे, गुजरात में पड़ता बच्चों। सिंधुघाट सभ्यता का क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। नंबर 2 पर धौलावीरा है हमारा। मैंने आपको बताया था धौलावीरा के बारे में, कल भी बताया था कि यहाँ पे एक तो पानी की निकासी सबसे अच्छी थी, पानी की निकासी। और सिंधुघाटी सभ्यता अगर 4 विशेषता पूछे तो 4 विशेषता अगर आपके अलग अलग ऑप्शन में, अगर उसमें एक पानी की निकासी दे रखी है तो पानी की निकासी के लिए ज्यादा बेटर जानी जाती है आज के जमाने में। नंबर 2 पे क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि जो हमें सिंधुघाट सभ्यता में जो मिले हैं वो 2 प्रकार के मकान मिले हैं, एक तो उच्च वर्ग के मकान और निम्न वर्ग के मकान। लेकिन हमें धौलावीरा से 3 वर्ग के मकान मिले हैं, 3 प्रकार के मकान मिले हैं, 3 प्रकार के मकान मिले हैं। नंबर 3 पर इसमें धौलावीरा में कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मकान होते थे इसमें 2 प्रकार की सड़कें होती थी, एक तो मुख्य सड़क, एक अन्य सड़कें होती थी। तो जो और जितने भी स्थल मिले उसमें जो मुख्य दरवाजा होता था घर का, वो मेन सड़क की ओर ना खुल के अन्य सड़क की ओर खुलता था, जो मैंने आपको कल समझाया भी था। लेकिन इसमें उल्टा था, इसमें क्या था कि जो दरवाजा होता था घर का वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। इसमें जो दरवाजा होता था वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था, दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे धौलावीरा के हमारे। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आता है सुतकोदड़ा। ये भी हमारे गुजरात में पड़ता है और ये भी एक प्रकार का बंदरगाह था, ये भी एक बंदरगाह था। लेकिन अगर पेपर में आए कि सिंधुघाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, वो लोथल था बच्चों, यहां से इसका व्यापार होता था। यहां से हमें घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, यहां से हमें घोड़े के अवशेष, यहां से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, कहां से, सुतकोदड़ा से। नंबर 4 पर अगर मैं इसका नाम बोल दूं, एक रंगपुर। ये एक बार एचपीएससी में पूछा गया था कि हमें चावल के साग से कहां से, मतलब चावल की जो भूसी होती है, चावल की भूसी बोले तो जो उसका जो चावल के दाने के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं भूसी। तो रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले यहाँ से। ये प्रश्न एक बार एचपीएससी में पूछा गया था, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले हमें। वो कहां से मिले बच्चों में, वो मिले हमें रंगपुर से मिले। रंगपुर भी कहां पे पड़ता है, गुजरात में। तो गुजरात में 3-4 स्थल इंपोर्टेंट है जो मैंने बताए। एक तो लोथल, बार बार ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम में कि सिंधुघाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, वो था लोथल, प्रमुख बंदरगाह था इसका। धौलावीरा पानी की निकासी के लिए जानी जाती थी। 3 प्रकार के मकान मिले हैं, दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलता था, जबकि और जितने भी स्थान मिले उनमें अन्य सड़क की ओर दरवाजे खुलते थे। सुतकोदड़ा ये भी प्रकार का बंदरगाह है, बंदरगाह था उस समय, और यहां से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। और रंगपुर से हमें मिले बच्चों चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर मैं, ये था गुजरात के, मैंने आपको हरियाणा के बारे में बताया, गुजरात के बारे में। उसके बाद बढ़ते हैं राजस्थान के। राजस्थान बच्चों एक मिला में कालीबंगन। बच्चों हमें कालीबंगन से क्या मिला है, कालीबंगन से तो हमें जुताई के प्रमाण मिले हैं, खेतों की जुताई के प्रमाण मिले हैं। दूसरे नंबर पे से काली चूड़ियां मिली हैं यहां से हमें। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन पेपर में आए कि हमें जुताई के प्रमाण या खेती के प्रमाण, कृषि के प्रमाण, खेती के प्रमाण, कृषि के प्रमाण या जुताई के प्रमाण कहां से मिले, कालीबंगन से। लिख देता हूं कृषि के प्रमाण,
तो कृषि के प्रमाण आए या काली चूड़ियां या जुताई के प्रमाण आए तो हमें वहां कहां से मिले हैं, कालीबंगन से इसमें हमें मिले हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको उत्तर प्रदेश में, तो जो मैंने उत्तर प्रदेश में बताया था आपको, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी स्थल मिला था हमें आलमगीरपुर, इसका आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे था, हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल बताया था मैंने आपको उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान का जो इंपोर्टेंट था वो बता दी, कालीबंगन सबसे ज्यादा पूछा जाता, जुताई के प्रमाण, कृषि प्रमाण बोल सकते हैं, काली चूड़ियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, कौन सी नदी बच्चों, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और यहां से ये सबसे पूर्वी स्थल था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद में बच्चों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हमें दाइमाबाद, महाराष्ट्र से दाइमाबाद से हमें क्या चीज मिली है, दाइमाबाद ये सबसे दक्षिणी स्थल था, सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी स्थल जो खोजा गया था वो था दाइमाबाद, ये पड़ता हमारे महाराष्ट्र में। इससे नीचे सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक कोई प्रमाण नहीं मिला हमें, साउथ इंडिया में बोल सकते हैं, दक्षिण भारत में हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। सबसे दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी की सहायक नदी के किनारे स्थित, मैंने आपको कल भी बताया था, गोदावरी की सहायक नदी पर, नदी के किनारे स्थित था। देखो जो जितने भी इसके शहर थे पुराने, ज्यादातर मोस्टली हर किसी के किसी न किसी नदी के किनारे स्थित थे। तो जो इसके ये थे हमारे भारत के प्रमुख स्थल। इसके बाद में पढ़ते हैं इसमें पाकिस्तान में जो हमें मिला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बारे में। तो पाकिस्तान में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों हड़प्पा के बारे में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल भी हड़प्पा ही खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा शहर जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये रावी नदी के किनारे स्थित था। लेकिन और जितने शहर थे ज्यादातर वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। जैसे हमारे जो दूसरे नंबर का शहर है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो सबसे पहला हड़प्पा ये कब खोजा गया था बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोजा था, दयाराम साहनी ने। और उस समय पर हमारे जो सर जॉन मार्शल थे वो अध्यक्ष थे, किसके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। और मैंने आपको कल भी बताया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार आया था HSC में भी। तो हड़प्पा 1921 ईस्वी दयाराम साहनी ने कौन नदी के किनारे बच्चों, रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। अब बात ये तो हमने पढ़ लिया कि दयाराम साहनी ने खोज की तरफ सबसे पहला स्थल था हड़प्पा जो खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा से हमें क्या क्या चीज मिला वो पढ़ते। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का प्रमाण मिला है, स्वास्थ्य का प्रमाण, स्वास्थ्य समझते बच्चों जो हम बनाते हैं, ये स्वास्थ्य का प्रमाण जिसे हम साथिया बोलते हैं, मेरी देहाती भाषा में उसे बोलते हैं। तो जो हमें ये जो स्वास्थ्य के जो प्रमाण मिले, जो हम साथिया बनाते हैं अपने घरों में, इसे बोलते हैं स्वास्थ्य का जो प्रमाण मिला हमें कहां से मिला बच्चों, वो हड़प्पा से मिला है। नंबर 2 पे इसमें हमें 837 कब्रिस्तान मिला है। ये प्रश्न सीधे पेपर में पुट होते हैं, 837 कब्रिस्तान हमें कहां से मिला है, ये भी बच्चों हमें हड़प्पा से मिला, 837 कब्रिस्तान मिला हमें से। काजल और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, काजल और बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य बोले तो प्रमाण मिले हैं। तो देखो एक तो मैंने आपको बैलगाड़ी के प्रमाण कहां से बताए थे, आपको हरियाणा में बताए थे, बनावली से। लेकिन काजल और बैलगाड़ी के साक्ष्य हमें कहां से भी मिले, हड़प्पा से मिले हैं। स्वास्थ्य का प्रमाण भी हड़प्पा से मिला है। 837 जो कब्रिस्तान था वो भी हमें हड़प्पा से मिला, और काजल और बैलगाड़ी के जो साक्ष्य मिले वो भी हमें कहां से मिले हैं, हड़प्पा से ही मिले हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं बच्चों में इसमें मोहनजोदड़ो, जो इसका सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में बच्चों पढ़ते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो के, मैंने आपको कल भी बच्चों बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है बच्चों, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, 1922 ईस्वी में की थी इसकी, राखलादास बनर्जी ने, राखलादास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे था बच्चों, सिंधु नदी के किनारे स्थित था।
किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला कहा जाता है। दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 ईस्वी में राखलादास बनर्जी ने की थी, और ये जो शहर था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। पिग्गट एक इतिहासकार हुए थे, पिग्गट नाम के इतिहासकार था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर या जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा था। बच्चों पिग्गट के इतिहासकार थे, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही दो सबसे बड़े शहर थे जो अब तक खोजे गए हैं इसमें। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। किसने कहा था? पिग्गट नाम का एक इतिहासकार था, उसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? जुड़वा राजधानी है। यहां से हमें सबसे बड़ी जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े स्थल से बड़ी चीजें थी जो खोज गई थी, विशाल स्नानागार, नंबर 2 पे विशाल अन्नागार, नंबर 3 पे इसमें विशाल सभागार। ये जो सबसे बड़े, जो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जो साइट थी जो उसकी खोज गई थी, किस शहर में खोजी गई थी? विशाल स्नानागार। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत बोल सकते हैं। देखो बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि किसी किताब में दिया रहता है विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ये विशाल स्नानागार थी, विशाल सभागार थी। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये विशाल स्नानागार ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो विशाल अन्नागार, विशाल सभागार, विशाल अन्नागार क्या होता था कि जहां पे सभी का अन्न रखा जाता था, पूरे जो सभ्यता थी पूरी सभ्यता के एक जगह पे अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता। विशाल स्नानागार का मतलब जैसे वहां स्विमिंग पूल बोलते तो एक पूरे जिसमें समाज के लोग एक साथ स्नान करते थे। विशाल सभागार जैसे आज हम पंचायत करते हैं गाँव में, या गाँव में जहाँ पे सभा लगती थी उसे बोलते थे विशाल सभागार। तो ये हमें सभी चीज मोहनजोदड़ो से मिली है। मतलब मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के जब तक खोजा गया है। लेकिन भारत में कौन सा बच्चा? राखीगढ़ी है। नंबर 4 पे यहाँ पे हमें पुरोहित की मूर्ति मिली पूजा करते हुए। पुरोहित की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है बच्चों? पुरोहित की मूर्ति भी हमें कहां से मिली है बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिली है। एक हमें नाचती हुई नर्तकी की फोटो मिली है, नाचती हुई नर्तकी, नाचती हुई नर्तकी की फोटो जो कि नग्न अवस्था में थी। नाचती हुई नर्तकी की फोटो मिली है जो कि किसमें थी? नग्न अवस्था में थी। बांसुरी मिली है यहां से हमें, एक बांसुरी भी मिली है, बांसुरी मिली है यहां से हमें। तो इसका मतलब क्या था कि बांसुरी मिली, इसका मतलब क्या था? संगीत के शौकीन थे। दूसरी बात इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? जैसे विशाल सभागार, विशाल अन्नागार, मतलब ये शांति प्रिय समूह, शांति प्रिय लोग थे, ज्यादा मतलब समाज में इकट्ठा रहना पसंद करते थे। इससे ये चीज सिद्ध होती है कि विशाल अन्नागार, विशाल अन्ना कि पूरे समाज का एक जगह पे नहाना हो, पूरे उसका समाज का एक जगह पे अन्न इकट्ठा रहता हो, पूरा समाज एक जगह पे इकट्ठा बैठता हो। तो इससे सिद्ध होता कि ये एक प्रकार से शांति प्रिय समुदाय था, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, न किसी पे हमला करते थे, अपने काम से मतलब रखते थे। पुरोहित की मूर्ति मिली मतलब पूजा पाठ करते थे। दूसरी नाचती हुई नर्तकी की फोटो मिली जो कि नग्न अवस्था में थी। एक हमें यहाँ से बांसुरी भी मिली है बच्चों, बांसुरी मिली तो बोल सकते हैं कि संगीत के शौकीन हो सकते हैं। यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है हमें, पशुपति नाथ की मूर्ति। तो हम बोल सकते हैं कि पशुपति नाथ की जो मूर्ति मिली थी, पशुपति नाथ की क्या करते थे बच्चे? पूजा करते थे। क्या करते थे बच्चे? पशुपति नाथ की पूजा करते थे। तो ये कुछ चीजें थी जो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको याद रखनी है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मृतकों का टीला कहा जाता है इसे, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। 1922 में खोज हुई थी, राखलादास बनर्जी ने की थी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। विशाल स्नानागार मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहा जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया, लेकिन बच्चों विशाल स्नानागार ही इसकी सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद विशाल अन्नागार है, विशाल सभागार मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है पूजा करते हुए, नाचती हुई नृत्य की फोटो जो कि नग्न अवस्था में थी, बांसुरी मिली है, और पशुपति नाथ की मूर्ति भी यहां से हमें मिली है। तो ये थे, मैंने आपको बताया था। दूसरा एक पिग्गट इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था बच्चों? पिग्गट ने कहा था। आगे पढ़ते बच्चों, चाहुंदड़ो जो इसका एक प्रमुख स्थल था पाकिस्तान में। ये भी पाकिस्तान में मिला है, चाहुंदड़ो भी ये पाकिस्तान मिला है। इसमें हमें क्या मिला है बच्चों? कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं, कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं।
कुत्ते के पंजे के निशान मिले जो कि बिल्ली का पीछा कर रहा था, उसके कोई वो मिले हैं जो बिल्ली का पीछा करते मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने भी हमें यहां से मिले हैं। और नंबर 3 पर अगर हमें यहां से बहुत लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक, इससे क्या सिद्ध होता है? लिपस्टिक मिली है, इससे ये चीज होता है, चूड़ियां मिली है यहां से हमें, लिपस्टिक चूड़ियां, कि जो सिंधु समाज की जो औरतें थी वो श्रृंगार करती थी, ठीक है ना। तो इससे ये चीज होता है, मन के बनाने के कारखाने, कुत्ते के पंजे के निशान भी हमें कहां से मिले? चावंदरों से मिले हैं, चावंदरों से मिले हैं। इसके बाद में बच्चों तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था, मतलब लोग कैसे रहते थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी, पुरुषों की क्या स्थिति थी। तो ये तो पहले बताता हूं, मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज होता था, मात्र सत्तात्मक समाज था। नंबर 2 पे इसमें लोग भी और महिलाएं भी आभूषण के शौकीन थे, बोल सकते पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे, आभूषण के शौकीन थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि लिपस्टिक के प्रमाण मिले, चांदोड़ों से चूड़ियां मिली है, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे ये पुरुष और महिलाएं आभूषण के शौकीन थे। नंबर 3 पर अगर मैं इसमें बोलूं तो ये जो लोग थे शांति प्रिय थे, शांति प्रिय थे। इसका बहुत बड़ा कारण था शांति प्रिय थे, क्योंकि हमें अब तक कोई हथियार के विशेष यहां से नहीं मिले हैं। बच्चों ये लोग शांति प्रिय थे, शांति प्रिय क्यों थे? मैंने इसका कारण बताया था, क्योंकि लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज याद रखना, क्योंकि ये लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हमें कोई तलवार या कोई हथियार यहां से नहीं मिला, तलवार से भी परिचित नहीं थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं किस किस से परिचित नहीं थे। लोहा, मंदिर, रागी और गन्ना, ये 4 चीजें हैं बच्चों जिससे ये परिचित नहीं थे। इन 4 चीजों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे बच्चों, इनके बारे में नहीं जानते थे। प्रश्न पूछे जाते हैं कि किससे परिचित नहीं थे, तो बच्चों लोहा, मंदिर, रागी और गन्ना, इनके बारे में परिचित नहीं थे। तो अगर लोहे से परिचित नहीं थे तो जो हथियार बनते जाते, जैसे तलवार हो, भाला हो, कोई भी हो, वो ज्यादातर लोहे से बनते थे। तो लोहे से परिचित नहीं था, हमें कोई हथियार हाथ से नहीं मिला है, तो इससे हम कह सकते थे ये लोग शांति प्रिय समुदाय से थे। नंबर 4 पर अगर मैं बोलूं तो ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे, शाकाहारी व मांसाहारी थे। शौक के लिए पासे खेलना, शौक के लिए पासे खेलना, उसके बाद पशुओं की लड़ाई, चौगान खेलना, ये भी कुछ प्रमुख वो थे, खेल थे जिन्हें ये अपने मनोरंजन के लिए खेलते थे। जैसे पासे खेलना हो गया, पशुओं की आपस में लड़ाई करवाना हो गया, चौगान खेलना हो गया, ये कुछ शौक के लिए ना करते थे, अपने शौक के लिए। दोबारा बताते मात्र सत्तात्मक समाज था जो इसका, पुरुष और महिला दोनों आभूषण के शौकीन थे। ये लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि हमें लोहे से परिचित नहीं थे, हमें कोई तलवार के या किसी हथियार के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ से रहते थे। शौक के लिए पासे खेलना हो, पशु लड़ाई करवाना हो, चौगान खेलना हो, ये चीज करते थे। और किससे परिचित नहीं थे बच्चों, इसे जरूर याद रखना कि ये लोग इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, लोहा, मंदिर, रागी और गन्ना के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। इसके बारे में हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है इसमें, पशुओं में जो पशु पालते थे, पशुपालन में पशुओं में कुबड़ वाला बैल, गाय, कुबड़ वाला बैल गाय प्रमुख थे, गाय घोड़ा भी प्रमुख था इनमें। पशुओं में कुबड़ वाला बैल, गाय, घोड़ा प्रमुख थे। एक चीज बता दो बच्चों, जो हमें यहां से मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, जो भी हमें मोहरें मिली हैं, वो मोहरें पहले बता दो, मोहरें बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी का प्रयोग होता था। मोहरें सेल खड़ी से बनती थी,
मोहल्ले किससे बनाते थे बच्चों? सेल खड़ी से बनाते थे, सेल खड़ी से बनाते थे। ये प्रश्न पूछा कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें बनती थी वो किससे बनती थी बच्चों? वो सेल खड़ी से बनाते थे लोग। और जो सबसे ज्यादा मोहरों में तो इसका चित्र अंकित है, कुबड़ वाला बैल अंकित था। ये चीज हमको याद रखनी है कि पशुओं में कुबड़ वाला बैल, गाय और घोड़ा इनके प्रमुख थे जो पालतू बनाते थे अपने। और मोहरें, जो मोहर बनाते थे, मोहर पहले बताऊं सेल खड़ी से बनाते थे, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था मोहर बनाने के लिए। और उनमें सबसे ज्यादा किसका चित्र अंकित था? कुबड़ वाले बैल का चित्र अंकित था। और मैं आगे बताऊं, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ को पूजते थे। यहां से हमें शौचालय के भी प्रमाण मिले हैं, शौचालय के प्रमाण मिले हैं। एक चीज और मुझे, तोल की इकाई, तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी जो तोल की इकाई तो 16 के अनुपात में थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार पूछा गया है कि जो इसकी तोल की इकाई थी किसके अनुपात में थी बच्चों? 16 के अनुपात में होती थी। शौचालय के प्रमाण मिले, पशुपतिनाथ को पूजते थे, पशुओं में कुबड़ वाला बैल, गाय, घोड़ा प्रमुख थे। और पशु जो मोहरे बनाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता मोहरे बनाते थे। मोहरे किससे बनाते बच्चों? सेल खड़ी से बनाते थे। और ज्यादातर मोहरों पर कौन सा पशु अंकित था? कुबड़ वाला बैल अंकित था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। जो इनकी लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। इसीलिए आज तक जो भी इसके अवशेष मिले वो आज तक पढ़े नहीं गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये भी इसका, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसीलिए नहीं पढ़ी गई क्योंकि इसमें कोई भाव उकेरे गए हैं, जो दीवारों पर या पत्थरों पर भाव उकेरे गए जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। तो इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, इसलिए हमें इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हमें इसके अवशेष लिखित मिले हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए। क्योंकि भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव उकेरे गए, कोई राइटिंग या कोई हम बोल सकते हैं कोई इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ भाव उकेरे गए हैं। और भाव पता नहीं उस समय पर किस प्रकार से भाव, लोगों को किस वे में कौन सा भाव हो, ये हम नहीं जान सकते आज के जमाने में। तो इसलिए जो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक थी और इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसे हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। दूसरी बात, ये लोग गेहूं, जौ, कपास, गेहूं, जौ, कपास, बाजरा खेती करते थे। इनकी खेती करते थे लोग। चावल की खेती करते थे। गेहूं, जौ, कपास, बाजरा, चावल की खेती करते थे। और ये दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते थे। दूसरे देश बोले जो मेसोपोटामिक सभ्यता बताई थी मैंने आपको, चीन की सभ्यता बताई थी आपको, मिस्र की सभ्यता बताई थी, उनके साथ व्यापार भी करते थे। तो ये जो कपड़े पहनते थे, मैं यहाँ पे मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद में आके पढ़ते हैं। ये सूती वस्त्र बनाते थे, सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र व ऊनी वस्त्र पहनते थे ये सभी, और इनका ही व्यापार करते थे। बोले तो इनका निर्यात करते थे दूसरे देशों को, जैसे मेसोपोटामिक सभ्यता को, चीन की सभ्यता को, और दूसरे देशों से मंगाते थे, जैसे इराक से, जैसे सॉरी ईरान से टिन मंगा लिया इन्होंने, खेतरी राजस्थान से तांबा मंगाते थे। तो इसे त्राम युग सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। और जो व्यापार था वस्तु विनिमय के सहारे होता था। इस चीज को बच्चों जरूर याद रखो, व्यापार था वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय बच्चों क्या होता है कि वस्तु बदले में वस्तु देना, कि हम आपको ये वस्तु देते हैं जरूरत की, आप हमको जरूरत की वो वस्तु दो, तो इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, जो आज भी चलता है। वस्तु विनिमय हमें कहीं के गांव में आज भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारी जो महिलाएं होती हैं, जैसे जो सब्जी वाले आते हैं, सब्जी वाले जो नाज से सब्जी लेते हैं, तो एक प्रकार से उन्हें नाज की जरूरत होती है और हमको सब्जी की जरूरत होती है। तो इसे ही वस्तु विनिमय हम बोल सकते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु देना। हमने उनको नाज दिया क्योंकि उन्हें अनाज की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, और उन्होंने हमको क्या दिया? सिर्फ सब्जी दी। तो ये गाँव में हम आज भी देखने को मिलता है। तो व्यापार होता था, इसका वस्तु विनिमय के आधार पर इसका क्या होता था बच्चों? व्यापार होता था। एकदम मेसोपोटामिक सभ्यता के जो लोग होते थे, ये प्रश्न एक बार आईएएस लेवल पूछा गया था कि जो मेसोपोटामिक जो सभ्यता के लोग हैं, वो इसके लिए, किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेहलुआ शब्द का प्रयोग करते थे बच्चों। किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेहलुआ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है इस पेपरों में कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस शब्द का प्रयोग करते थे? मेहलुआ। मेहलुआ शब्द का प्रयोग करते थे बच्चों। मेहलुआ शब्द का प्रयोग इसके लिए सबसे ज्यादा किया जाता था। मेहलुआ शब्द किस कौन सी सभ्यता करती है बच्चों? मेसोपोटामिक सभ्यता
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेहरुआ शब्द का प्रयोग करती थी। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, तो इसमें ये लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए, काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। तो बच्चों जो भी किसी हमें एक सभ्यता में या किसी परिवार में जो चीज चाहिए हमको, इनके पास में सब चीज वो विद्यमान थी। लेकिन फिर भी अब हम लास्ट में इसकी जो विशेषताएं थी, सारी विशेषता मैंने आपको कल भी बताई थी, आज कुछ और विशेषता इसके बारे में मैंने आपको बताई है। तो ज्यादातर विशेषता मैंने आपको इसकी करवा दी है। तो आज हम इसके बाद में पढ़ते हैं, इसके बाद विनाश के क्या कारण हो सकते हैं। कि देखो इतनी बढ़िया सभ्यता, इतनी उन्नत सभ्यता थी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो ये नालियां के जो बनाते थे ना, नालियां इसकी ढकी हुई नालियां होती थी, क्योंकि नालियों की पानी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पानी निकासी थी, सभी नालियां पटी हुई होती, ढकी हुई होती थी। आज भी तुम गाँव में क्या शहरों में जाके देख लो, नालियां ढकी हुई नहीं खुली हुई मिलती है। दूसरी बात, 1893 ईस्वी में लंदन में पहली बार सड़क बनी थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय पर पक्की सड़कें बनी होती थी, और जो सड़कें भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बोले तो 90 डिग्री पर कट करती थी, मकान ग्रिड पद्धति बने होते थे, मतलब कितनी उन्नत सभ्यता थी। लेकिन कारण यह आता कि आज तक इतिहासकारों को यह नहीं पता कि इसका विनाश कैसे हो गया। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इनके विनाश के कारण बताए हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली कारण माना जाता है इसका विनाश का, वो माना जाता है बच्चों बाढ़। बाढ़ को सबसे प्रभावशाली विनाशकारी कारणों में माना जाता बाढ़। इसका मैं वो कारण देता हूं, बाढ़ को सबसे प्रभावशाली कारणों में क्यों गिना गया। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक साथ इतने लोग कभी भी नहीं मर सकते, तो उन्होंने इसका अंदाजा लगाया कि वो टीला था, एक बहुत ऊंची जगह थी, अलग क्षेत्र, समतल जमीन से बहुत ऊंची जमीन थी। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि और पास के इलाके में जब बाढ़ का पानी आ गया हो तो ये लोग किसी ऊंचे टीले के स्थान की, मतलब ऊंचे स्थान की खोज में पहुंच गए हो, तो वहां पर भी कुछ समय बाद वहां भी पानी पहुंच गया, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, वहां की वहां सभी एक साथ मर गए हो, तो इसलिए उसे मृतकों का टीला कहते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे कंकाल मिले थे। तो इसलिए सबसे प्रभावशाली कारण इसका माना जाता है बच्चों बाढ़। कुछ मानते हैं जलवायु परिवर्तन को इसका सूखा का कारण मानते हैं, कुछ मानते पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा कटाई कर दी थी, काफी 200 साल तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया। देखो कितना विरोधाभास होता है इतिहासकारों में भी। एक कह रहा, कोई इतिहासकार कहता बाढ़, कोई इतिहासकार कहता सूखा कारण, कोई इतिहासकार कहता है कि भूकंप के कारण सारी सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि जो सबसे प्रभावशाली कारण अगर पेपर में आता है हमारे में, तो सबसे प्रभावशाली कारण इसका माना जाता है बाढ़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, इसके साथ समाप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके हम बताएं कि कैसी वीडियो आपको लगी। धन्यवाद।